नमस्कार, आप देख रहे हैं बोल रहा है मध्य प्रदेश। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। मध्य प्रदेश में पंचायतों की 23,000 सीटों और नगरीय निकायों की 321 सीटों पर कार्यकाल खत्म होने के 2 साल बाद भी चुनाव न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने हैरानी जताई है। निकाय और पंचायत चुनाव के मामले पर आज सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से ओबीसी आरक्षण से संबंधित डेटा मांगा, जिस पर एमपी सरकार की ओर से कहा गया कि ओबीसी आबादी और आरक्षण से जुड़ा डाटा 25 मई तक तैयार हो जाएगा। यानी अभी ये डेटा तैयार नहीं है, लिहाजा सरकार को थोड़ा और वक्त दिया जाए, ये सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को ओबीसी आरक्षण के लिए अब तक की गई ट्रिपल टेस्ट की पूरी कार्रवाई कल रिपोर्ट के सामने रखने का आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा ठीक है, आप इतना समय मांग रहे हैं, लेकिन ट्रिपल टेस्ट की पूरी रिपोर्ट आप कल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखिए और कल दोपहर 2 बजे फिर इस मामले की सुनवाई तय कर दी गई है। अब आपको यह बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने डेटा के बिना निकाय और पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण देने पर रोक लगा रखी है। यह भी सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है, जिस पर महाराष्ट्र सरकार को बड़ा झटका लग चुका है, वो आपको ध्यान होगा। ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन का आधार पेश न करने पर सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव करवाने के आदेश दे चुकी है। मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग ने प्रदेश के 52 जिलों में ओबीसी वर्ग की अंतरिम रिपोर्ट तैयार कर ली है और आज शाम आयोग ने यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सौंपेगा। बहरहाल ये बात थी। आयोग की सदस्य कृष्णा गौर ने कहा है कि प्रदेश के 52 जिलों में सर्वे करके ओबीसी वर्ग के आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्तर पर रिपोर्ट तैयार किया गया है। कृष्णा गौर ने यह कहा है कि मुख्यमंत्री रिपोर्ट पर कैबिनेट में चर्चा होगी और इसके बाद सरकार इस रिपोर्ट को कोर्ट में रखेगी। जैसा संकल्प माननीय मुख्यमंत्री जी का, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का है कि हम पंचायत चुनाव 27% आरक्षण पर ही कराएंगे। इस पर पूरा फोकस हमारी सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी का है और इस दृष्टि से जो रिपोर्ट हमने तैयार की है, हम ये कह सकते हैं कि निश्चित रूप से 27% आरक्षण के साथ ही पंचायत। मध्य प्रदेश में आज 2 खबरें चर्चा में रही। 2 आदिवासियों की हत्या को लेकर जहां कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल सिवनी पहुंचा, वहीं कांग्रेस का दूसरा प्रतिनिधिमंडल खरगोन पहुंचा। दंगा पीड़ित महिलाएं नेताओं को लेकर उखड़ गईं। इसे लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी को निशाने पर भी लिया। आप दे रही हैं, हमको पैसा नहीं चाहिए। एक मिनट, इसको पैसा चाहिए बेचारी को। ये तस्वीरें बता रही हैं कि मध्य प्रदेश में खरगोन और सिवनी को लेकर सियासत कितनी गरमाई है। दोनों शहर धीरे धीरे शांति के रास्ते पर आ ही रहे थे कि सियासत का भोंपू बज उठा और एक बार फिर सियासी बवाल मच गया। पहले बात खरगोन की, जहां 24 दिन बाद कर्फ्यू खत्म होते ही सियासी नेताओं के दौरे शुरू हो गए, लेकिन खरगोन पहुंचे कांग्रेस के डेलीगेशन को दंगा पीड़ितों के गुस्से का एहसास हो गया, क्योंकि जैसे ही नेता माली मोहल्ला गौशाला मार्ग पर पहुंचे, महिलाओं ने जमकर खरी खोटी सुनाई। कांग्रेसी प्रतिनिधिमंडल के नेताओं ने महिलाओं के तेवर देखकर उल्टे पांव लौटने में ही अपनी भलाई समझी। इस पर भी कांग्रेस ने बीजेपी को ही घेरा। जो भी महिला का दृश्य होगा, मुंह बंद वाला होगा, उसका सही चेहरा नहीं आ रहा होगा, मास्क लगा के ट्रेंड महिला भेजी गई। क्या ट्रेनिंग है साहब, एजेंडा वालों की गजब बात। वहीं सिवनी में 2 आदिवासियों की हत्या के मामले की शुरुआती जांच में गौवंश से जुड़ी घटना ही सामने आई है। जांच में पता चला है कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का इस कांड में कोई हाथ नहीं है। गृह मंत्री का कहना है कि मामले में गिरफ्तारियां भी हुई और पीड़ितों को मदद भी मिली। अधिकांश लोग उसमें गिरफ्तार हो चुके हैं। 8,25,000 रुपए की सहायता राशि परिवार को दी है, घायल को भी 75,000 रुपए दिए हैं। गृह मंत्री के बयान पर कांग्रेस ने सरकार पर आरएसएस और बजरंग दल का बचाव करने का आरोप लगाया। कांग्रेस का एक प्रतिनिधिमंडल सिवनी भी पहुंचा था, जिसमें नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, छिंदवाड़ा सांसद नकुल नाथ, पूर्व मंत्री तरुण भनोत और विधायक विनय सक्सेना शामिल रहे।
नेताओं ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए घटना की न्यायिक जांच की मांग की। पूरे प्रदेश में जगह जगह आतंक के स्कूल खोलकर आतंकवादी पैदा कर रही है और इस आतंकवाद फैलाकर हमारे आदिवासी भाइयों पर जुल्म ढालने के, उनको डराकर, पीटकर और निर्मम हत्या करके क्रूरतम मध्य प्रदेश में आगामी सरकार स्थापित करने की योजना बनाई जा रही है। मेरी सरकार से ये मांग है कि निष्पक्ष जांच हो, सीबीआई की जांच बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि सीबीआई सेंट्रल भाजपा इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है। इसकी जुडिशियल इंक्वायरी हो और जांच हो। बहू बोल रही है भाई की पत्नी कि वो पुलिस ने भी मारा, वो लोग तो मार ही रहे थे, पुलिस आके रोक सकती थी ना। अगर कानून का राज होता तो पुलिस रोकती, उनको जेल ले जाती, थाने ले जाती, पर कानून का राज नाम की चीज़ है नहीं। मध्य प्रदेश में कोई कानून व्यवस्था नहीं। सवाल उठाना जरूरी है, लेकिन जरूरी यह भी है कि मुद्दों पर सियासी घमासान नहीं बल्कि उनका समाधान हो, वरना आरोप प्रत्यारोप में असल मुद्दों पर परत जमते देर नहीं लगती। सिवनी से जाहिद कुरैशी और खरगोन से शशिकांत शर्मा के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। मध्य प्रदेश में हाल ही में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जिन इलाकों में कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस की सीटें अधिक हैं, उन इलाकों में कांग्रेस वोट बैंक को लेने के लिए बीजेपी और आरएसएस के कार्यकर्ता इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। तो इस मामले पर बीजेपी के विधायक कृष्णा गौर का कहना है कि कांग्रेस विकास के मुद्दों पर बात करने की जगह फिजूल के आरोप लगा रही है। खरगोन में होता है, वो क्यों होता है ये आप सब जानते हैं। पूरे 4 जिलों में 14 सीटों में से 10 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास हैं। खरगोन जिलों की 9 सीट कांग्रेस पार्टी के पास है। ये पूर्ण कोशिश भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा, संघ के कार्यकर्ताओं द्वारा मध्य प्रदेश में करने की कोशिश की जा रही है। और दंगे फसाद होंगे तो ये एक सामुदायिक सद्भाव बिगड़ेगा और लोग जातीय और समाजों में बटेंगे, और उसका लाभ बीजेपी लेना चाहती है। लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि लोग आज त्रस्त हैं डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस की महंगाई से, लोहा सीमेंट की महंगाई से। कांग्रेस के पास करने के लिए कुछ है नहीं, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के संचालन की बात हो। आज जब मध्य प्रदेश तेज गति से प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है तो कांग्रेस को कोई मुद्दा और दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि वो इस प्रकार के झूठे मुद्दों को लोगों के बीच में लाकर गुमराह करने का एक बार फिर प्रयास कर रही है। मध्य प्रदेश दावा यह करता है कि वो सरप्लस पावर स्टेट है। मार्च में एनटीपीसी से मिलने वाली अपने हिस्से की बिजली सरेंडर करने वाला स्टेट भी है। जब इतना सब कुछ है तो मध्य प्रदेश पावर सेक्टर की सांसें 12,000 मेगावाट बिजली सप्लाई पर क्यों फूल रही हैं? यही वजह है कि प्रदेश में बिजली और कोयला संकट पर सियासत भी पुरजोर ढंग से गरमाई हुई है। जहां विपक्षी कांग्रेस से बिजली का हिसाब मांग रही है तो वहीं सरकार और बीजेपी सफाई दे रही है। मध्य प्रदेश में बिजली संकट के आरोपों और हालात बेहतर होने के सरकारी दावों के बीच ये 3 तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर कटनी जिला अस्पताल की, जहां 1.5 घंटे तक बिजली कटौती के कारण सोनोग्राफी जैसी कई जांचें बंद रहीं। मरीज स्ट्रेचर पर और उस पर गमछे से हवा करने की मजबूरी। गर्मी से अलाकान जमीन पर लेटे बच्चों की बेबसी भी वहां साफ दिखी। दूसरी तस्वीर जबलपुर में बिजली कंपनियों के मुख्यालय शक्ति भवन की। यहाँ फुल्ली एयर कंडीशन तरंग ऑडिटोरियम में बिजली संकट को दूर करने प्रदेश के ऊर्जा मंत्री और विभागीय अफसरानों ने मंथन शुरू किया। और तीसरी तस्वीर नरसिंहपुर की, जहां बिजली कटौती से परेशान किसानों ने बिजली कंपनी के दफ्तर का घेराव किया। तस्वीरों से माजरा आप खुद ही समझ गए होंगे, लेकिन आंकड़ों के जरिए भी जानिए कि प्रदेश में बिजली और कोयला संकट के असल हाल क्या हैं। बुधवार को मध्य प्रदेश को एक दिन में चाहिए थी 11,800 मेगावाट बिजली, लेकिन मिली 11,000 मेगावाट। डिमांड और सप्लाई में इस अंतर के चलते शहरों में 2 और 28,000 गाँव में 8 घंटे तक बिजली कटौती की गई।
बिजली संकट की बड़ी वजह है कोयले की कमी। प्रदेश में 2.90 करोड़ यूनिट बिजली की कमी है क्योंकि कोयला पर्याप्त नहीं है। प्रदेश के थर्मल पावर प्लांट्स को 80,000 टन रोज चाहिए, जबकि मिल रहा है 45 से 50,000 टन। तय मानकों के मुताबिक पावर प्लांट में होना चाहिए 26 दिन का कोयला, लेकिन औसतन 3 दिन का ही कोयला बचा है। एमपी पावर जनरेशन कंपनी के इन प्लांट्स में हर दिन 4500 मेगावाट बिजली बनती है, लेकिन कोयला संकट के चलते 3500 मेगावाट बिजली ही बन पा रही है। थर्मल पावर हाउस में 1000 और हाइड्रल पावर हाउस से 700 मेगावाट कम बिजली मिल रही है। प्रदेश में कोयले के परिवहन के लिए रोजाना चाहिए 14 रैक, लेकिन मिल पा रहे हैं केवल 8 रैक। हालांकि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर आज जब जबलपुर में ऊर्जा विभाग के मंथन में शामिल हुए तो दावा किया कि कोयले की कमी को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। सेवा हमें करनी है, उपभोक्ता को संतुष्टि रखनी है इच्छा शक्ति के साथ। अगर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई तो मैं आज फिर कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में कोयले का कोई संकट नहीं आएगा। एक और मंत्री जी बिजली संकट का दोष कुदरत पर मढ़ते दिखे तो दूसरी तरफ विपक्ष को सरकार को घेरने का एक बड़ा अवसर मिला है। कांग्रेस ने सरकार पर कोयला आयात के नाम पर कमीशन खोरी के आरोप लगाए। वैसे इससे पहले सत्ता पक्ष बिजली संकट को नकारता रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, बता दें कि हमारे यहाँ 17,500 करोड़ 17,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है जी, और 7,500 है, तो बीच की बिजली है कहाँ? बिजली संकट में कोयला तो मिल ही नहीं रहा है। ये विदेशों से आयात करेंगे जिसमें भ्रष्टाचार भी होगा और बिजली और महंगी होती चली जाएगी। वो व्यक्ति बोल रहे हैं जिनके समय में बिजली कभी कभी आती थी, हमारे में तो कभी कभी जाती है। प्रदेश में बिजली संकट पर गहराई सियासत के बीच जबलपुर में जारी ऊर्जा विभाग की मंथन बैठक का नतीजा देखने लायक होगा। इस मंथन से अमृत निकलेगा या अधिकारी बीते दिनों एनटीपीसी की प्रदेश के हिस्से की 1000 मेगावाट बिजली सरेंडर कर देने जैसी गलती से कुछ सीखेंगे, ये भी देखना होगा। हालांकि जनता और प्रदेश के पावर सेक्टर को फिलहाल लॉन्ग टर्म के बजाय शॉर्ट टर्म इंतजामों और गर्मी के कहर के बीच बिजली कटौती से निजात का इंतजार है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस के दिग्गज नेताओं का दौरा शुरू हो गया है। शादी समारोह के बहाने रोजाना दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करके रणनीति तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस के टारगेट पर सिर्फ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। पार्टी का कहना है कि आगामी 7 मई को ग्वालियर चंबल अंचल में एक बड़ी बैठक होने वाली है, जिसमें प्रदेश स्तर के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। बैठक में आत्ममंथन के साथ ही आगामी चुनाव के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया जाएगा। देखिए, कांग्रेस अब 2023 के चुनाव के एक्शन प्लान में आ गई है और 7 को भी एक संभागीय स्तर की बैठक है, जिससे संभाग स्तर के सारे नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं से बिल्कुल प्रत्यक्ष वार्तालाप हो सके, डायलॉग हो सके, फीडबैक मिल सके, क्योंकि ये इसी प्रकार की वर्किंग जो है कमलनाथ जी की है। दिग्विजय सिंह पूरे प्रदेश का दौरा करना चाहते हैं अपने पुत्र को स्थापित करने के लिए। राहुल सिंह और राकेश चौधरी जी ने अभी एक बैठक की, वापस से गुटबाजी। कमलनाथ जी प्रयास कर रहे हैं कि वो अपनी गैंग के साथ सक्रिय रहें। कुल मिला के नतीजा ये होगा, भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी वादों को पूरा करने के रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच जाएगी और चुनाव लड़ेगी और कांग्रेसी आपस में लड़ेंगे। ग्वालियर चंबल इलाके में ज्योतिरादित्य सिंधिया को चुनौती देने के लिए कांग्रेस लगातार प्रयास कर रही है। एक तरफ जहां पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह लगातार ग्वालियर चंबल इलाके का दौरा कर रहे हैं, तो इधर जयवर्धन सिंह भी लगातार सिंधिया को घेरने में लगे हैं। और अब भिंड से लगातार 7 बार के विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह को कांग्रेस ने विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाकर ग्वालियर चंबल इलाके में अपना दावा मजबूत किया है। ग्वालियर चंबल में उन्होंने मजबूत तो दावा किया है, लेकिन दिग्विजय सिंह और ग्वालियर चंबल अंचल में पार्टी के प्रभारी हैं। आपको यह भी बता दें कि विधानसभा चुनाव में ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों में से 26 सीट पर कांग्रेस विजयी रही थी। क्षेत्र सिंधिया जी का तब था जब वो कांग्रेस में थे। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के वरिष्ठतम नेताओं में से एक हैं। ग्वालियर चंबल अंचल की कमान संभालें। आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी को नेता प्रतिपक्ष देके और जयवर्धन सिंह जी के साथ युवा ऊर्जावान नेतृत्व देके कांग्रेस पार्टी निश्चित रूप से वहाँ भारतीय जनता पार्टी से बहुत बड़ी बढ़त बनाई। गोविंद सिंह जी प्रतिपक्ष के नेता बने, उनकी बहुत दिनों की तड़प थी वो। और जहाँ तक दिग्विजय सिंह का सवाल है तो वो हमारे लिए शुभांकर हैं। वो जहाँ जहाँ जाते हैं वो लुटिया डुबोते हैं कांग्रेस की। जहाँ तक हमारे महाराजा सिंधिया का सवाल है
तो वो हमारे वरिष्ठ नेता हैं और ग्वालियर चंबल के सम्मानीय नेता हैं। नेता प्रतिपक्ष का पद गया है, अध्यक्षी पे संकट के बादल हैं, तो बेटे को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इसमें क्या बुराई है। कांग्रेस की संस्कृति ऐसी है, परंपरा कांग्रेस में परिवारवाद की है, तो इसलिए वो परिवार को आगे बढ़ा रहे हैं अध्यक्ष के नाते। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।